वैसे कि तो ये कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, आप मुस्लिमों को समान अधिकार नहीं देते हैं और इसीलिए उन्हें गुजरात में उतरना पड़ रहा है। कम से कम वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। यहां पे हम कहना चाहेंगे, वो अगर यूसीसी के ऊपर समान अधिकार की बात करते हैं, वो कौन कह रहा है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन जिस पार्टी का नाम है, वो कह रहे हैं समानता की बात। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में एक जगह लागू है, वो है गोवा, जहां 60 वर्ष से लागू है। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं है, सिखों को प्रॉब्लम नहीं है, जैन को प्रॉब्लम नहीं है, बौद्ध को प्रॉब्लम नहीं है, पारसियों को प्रॉब्लम नहीं है, और जो थोड़े बहुत यहूदी हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ओवैसी जी की पार्टी को एक ही को प्रॉब्लम, जानते किसको है? वो जो कहते थे कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, जिनको अपना जलवाए जलाल चाहिए था, उनके दिल में मलाल है कि हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। और जबकि यूसीसी की अवधारणा जो है वो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। आधा दर्जन बार सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है कि सब लोग समान रूप से रहने चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मगर जिन लोगों को इसके ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करनी है, ये ओवैसी जैसे लोग, वही लोग आकर यहां पर समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि वो लोग एक तरफ ये कहते हैं। और यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, पर पुनः एक बार कह देता हूं। 2014 से पहले यह भारत संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछता हूं, दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए जहां पर शरिया के विधान संविधान के हिस्से हो, जहां शाबानो केस की तरह यदि सर्वोच्च न्यायालय आपके शरिया के विरुद्ध आए तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचलकर पार्लियामेंट शरिया को ऊपर कर दे, जहां ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, मेहरम, हज सब्सिडी, मौलवियों को सैलरी और वक्फ बोर्ड मिलता हो, दुनिया का एक सेकुलर देश बताएं तो मैं मानने को तैयार हूं। अब हम उसको ट्रूली सेकुलर देश बता रहे हैं। बस ये मलाल है ओवैसी जी जैसे लोगों को कि उनको वो जलवाए जलाल चाहिए था, इसी कारण से उनके मन में इस प्रकार की बातें आती है। और मैंने कहा उनका काम तो आग लगाना है, उनका सवाल टाइमिंग को लेकर भी है ना। 27 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, 27 साल लग गए आपको ये तय करने में कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। उत्तराखंड में चुनाव थे, उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले आपने कमेटी का गठन कर दिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा का पूरा चुनाव हो गया और देखिए आप जीत भी गए। देखिए, आपने 27 साल कहा, हम और पीछे जाते हैं। 71 साल, इसका 3 गुना कर दीजिए। जब से जनसंघ के रूप में हम बने हैं, हमारे एजेंडा में सदैव यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है। 1980 में भाजपा बनने के बाद से तो आपको सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। एक घोषणा पत्र बताइए जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की हो। ये हमारी मन की स्थिति थी और जो जो हमें जब जब शक्ति मिलती चली गई, हम उत्तरोत्तर उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हम तो एक और बात कहना चाहते हैं, हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, पर विपक्षी दल बताएं, वो कहें कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की टाइमिंग को लेकर सवाल, इसके साथ ही साथ आप पर यह भी आरोप कि आपने जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, आपके पास खुद के जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए आपने कांग्रेस से तमाम प्रत्याशी उठा लिए और उन्हें टिकट भी दे दिया, जिससे आपके अपने ही लोग नाराज हो गए आपसे। देखिए, हमारे यहां टिकट वितरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत होता है, क्योंकि हम एक विचारधारा प्रेरित और कैडर आधारित पार्टी है। और जब टिकट का वितरण एक बार हो जाता है तो हो सकता है टिकट वितरण के समय किसी के मन में कोई भाव आए, परंतु एक बार जब पार्टी का निर्णय हो जाता है तो सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के निर्णय के साथ लगते हैं। और आप देखिए, जिनके बारे में यह प्रचारित हुआ कि उनके टिकट काट दिए गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने स्वयं कहा वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई भी हमारा ऐसा नेता नहीं है जो घर पे बैठा हुआ हो। जब वो भाजपा को जिताने के लिए सक्रिय रूप से चुनाव मैदान में है, तो ये आरोप लगाने वालों को आईना है जो ये कहते हैं किसी का टिकट काट दिया गया या किसी का कोई भी परिवर्तन हुआ। पार्टी में सिर्फ दायित्वों की भूमिका बदलती रहे। लेकिन 7 लोगों को आपको निकालना भी पड़ा ना, फिर वो कार्रवाई पार्टी ने क्यों की? जब सब कुछ ठीक है, सब पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं, तो 7 लोगों पर ये गाज क्यों गिराई? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश किसी के मन का भाव थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो पार्टी ने अपने अनुशासन को ध्यान में रख के किया। परंतु आपने देखा होगा, पार्टी के जितने कार्यकर्ता और समर्थक हैं, वो सब पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में, और ये तो गृह मंत्री अमित शाह जी का भी गृह राज्य है, यहां पर पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं।
नेतृत्व की आपने बात की, एक आरोप आप पर यह भी है कि ये जो सरकार है गुजरात की, इसका रिमोट कंट्रोल दरअसल दिल्ली में है। दिल्ली से ये सरकार चलती है, जो वहां से रिमोट में बटन दबा दिया जाता है, वहीं यहां पर एक्शन देखने को मिलते हैं और उसी का नतीजा है कि आपको चेहरे बदलने पड़ जाते हैं। देखिए, तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दिल्ली में तो आज गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, तो गुजरात का जो प्रभाव और अस्मिता दिल्ली में दिख रही है वो तो गौरव का विषय है। इसमें कहां रिमोट की बात आ गई? क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बाहर के हैं क्या? रिमोट तो तब आता है जब दूर की बात हो। यहां तो अंदर की बात नहीं, ये तो दिल की बात है। वो दिल से यहां पे हैं, तो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, रिमोट से चलाने की संस्कृति उनकी थी। जो प्रधानमंत्री को भी रिमोट से चलाने की बात कहते थे, ये फ्रेज वहीं से आया है। ये फ्रेज वहीं से आया है कि रिमोट से सरकार चलाने का प्रयास कर। नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइवर अगर अपने फैसले पीछे वाली सीट से पूछ कर लेगा तो फिर सवाल खड़े होंगे ना। आपने कहा कि चलिए दिल्ली में सपूत दो बैठे हैं, उनके अगर गाइडेंस में सरकार चल रही है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, किसने कहा कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए कोई व्यक्ति किसी और से पूछ के निर्णय लेते हैं? हमारे यहां के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ये सारे निर्णय संगठन और सरकार के यहां लेते हैं। हां, श्री नरेंद्र मोदी जी से जो मार्गदर्शन प्राप्त करना है वो करते हैं। कोई भी अपनी बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? आरोप चूंकि बार बार हिंदुत्व का आप पर लगता है, मैं फिर से घूम फिर के इस चर्चा को लेकर आऊंगी, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार ये कह रही है कि आपको सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेलना है, आपको सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करना है। इसी वजह से आपने किसी मुस्लिम को प्रत्याशी भी नहीं बनाया, टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि आपको डर है आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। देखिए, यहां पे हम ये कहेंगे, हम किस समाज के किसी भी वर्ग में विश्वास पैदा करके उसका वोट चाहते हैं और वो लोग खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। कभी उन लोगों से पूछिएगा कितने टिकट दिए हैं कांग्रेस ने मुस्लिमों को और कितने दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। बड़े 80-20 कहते थे दिए हैं। ये दर्शाता है कि चेहरा क्या है और हकीकत क्या है। जहां तक विश्वास की बात है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। जब हम लोगों ने उनको राष्ट्रपति बनाया तो ये लोग साथ में खड़े थे, विरोध में खड़े थे। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कौन गया? ये कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया? भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, जब उनको भारत रत्न किसी ने नहीं दिया। 2001 में मिला अटल जी की सरकार में। जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई गया उनके यहां? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, यहां हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। यहां विषय यह है कि कौन राष्ट्र के साथ खड़ा है। इनको किसी अच्छे पढ़े लिखे सांस्कृतिक राष्ट्रभक्त मुस्लिम के घर कभी ये गए हो तो बताइए। इनको सिर्फ अपराधी और आतंकवादी में ही मुस्लिम नजर आता है। ये इनकी नजर का फेर है। जैसे अभी वो जाकिर नायक के बारे में, वही जिसको दिग्विजय सिंह जी ने शांति का मसीहा कहा था, और मैंने जो अभी याद दिलाया खेड़ा और पाटन में आपके कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस तभी जीतेगी या मुस्लिम तभी रहेंगे जब कांग्रेस आ जाएगी और पूरा का पूरा उनका वोट चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।